आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईआईटीएंस जितने भी टॉपर्स निकलते हैं वो ज्यादातर कहाँ के होते हैं? बिहार के होते हैं। लगभग 452 आईएएस ऑफिसर अब तक बिहार से बन चुके हैं और बिहार सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का जिसमें इतने ज्यादा टॉपर्स निकलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन की तो बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन है ही नहीं, यानी कि इतना टैलेंट होने के बावजूद भी बिहार में कोई भी कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री नहीं आना चाहती। लेकिन सीएम नीतीश कुमार का कहना यह है कि बिहार लैंडलॉक्ड स्टेट है जहां पर पोर्ट्स भी नहीं है और उसकी वजह से मेजर इंडस्ट्रीज वहां पर नहीं है। लेकिन आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या सीएम नीतीश का ये स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं, क्योंकि ऐसे और भी स्टेट्स हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा जहां पर पोर्ट्स नहीं है लेकिन वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी अच्छा है। अब हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिन इंडस्ट्रीज के पास पोर्ट है उन्हें उस चीज का फायदा काफी ज्यादा मिलता है क्योंकि पोर्ट्स के जरिए वो आसानी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम दामों में कर सकते हैं। लेकिन इसके अपोजिट कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे इलाकों में भी बन रही हैं जहां पर पोर्ट्स है ही नहीं, जैसे कि हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। राजस्थान में बाजरा, राई, सरसों और ऊन का काफी बड़ा प्रोडक्शन है और इतना ही नहीं, दूध और मसाले में राजस्थान इंडिया में सेकंड नंबर पर आता है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफी ज्यादा आगे है और आईटी में भी धीरे धीरे करके ग्रोथ आ रही है। अब बात करें पंजाब की तो पंजाब गेहूं में सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है और इसमें अब आईटी, स्पोर्ट्स, सेमीकंडक्टर इन सेक्टरों में भी ये आगे ग्रोथ कर रहा है। तो यहाँ पर जो सीएम जी की स्टेटमेंट थी वो यहाँ पर जस्टिफाई नहीं होती क्योंकि ऐसी काफी स्टेट्स हैं जहाँ पर पोर्ट्स नहीं है और इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी तेजी से हो रहा है। बिहार हमेशा से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन से दूर नहीं रहा है। अगर हम बात करें पहले के टाइम की तो पहले के टाइम में मेजर ट्रेडिंग हब बिहार में हुआ करता था। धान और गेहूं के बड़े लेवल पर खेती किया करते थे और इसके अलावा लीची हो गया, मखाने हो गए और गुआवा जो कि वहां पर काफी ज्यादा फेमस है, उनका प्रोडक्शन भी काफी बड़ा हुआ करता था। आजादी के बाद जहां देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन ना के बराबर था, वहीं वेस्ट बंगाल और बिहार देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन स्पॉट बने थे। और बिहार में उस वक्त इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों था? क्योंकि मेजर मिनरल्स जो थे वो बिहार में थे और वहां के आसपास के पोर्ट्स के पास ही वो अपने मिल्स बनाया करते थे जिससे एक्सपोर्ट का काम इजी हो जाए और ज्यादा खर्चा भी ना आए और सस्ते में काम हो जाए। अब ज्यादातर इंडस्ट्रीज बिहार जा रही थी और उस समय के जो पीएम थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो उन्होंने एक पॉलिसी निकाली फ्रेड इक्वलाइजेशन की और काफी सब्सिडी और बेनिफिट प्रोवाइड कराए गए। तो अब जो लोग बिहार जा रहे थे रॉ मटेरियल लेने, उन लोगों ने रॉ मटेरियल लेना बंद कर दिया। उन्होंने खुद की कंपनी, खुद की इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर ली और इसके अलावा बिहार में जो भी इंडस्ट्री चल रही थी वो धीरे धीरे करके उन इंडस्ट्री में इशू आने लगे। जो भी पॉलिसीज वो लगाते थे उन पॉलिसीज में काफी इशू हुए और धीरे धीरे करके ऐसे इंडस्ट्रियलाइजेशन कम होता गया। अब बिहार की जो इमेज थी वो धीरे धीरे करके गायब होती जा रही थी। जहां पहले के टाइम पर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्पॉट था बिहार, वहीं पर अब उसमें इंडस्ट्रीज बंद होती जा रही थी। उसी टाइम पर बहुत सारी ऐसी स्टेट्स भी थी जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ हुई, जहां पर काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। अब आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि बाकी स्टेट्स में जब डेवलपमेंट हो रहा था तो बिहार में डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? तो इसके रीजंस बताती हूँ। सबसे पहला रीजन अनअवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट लैंड। अब सबसे बड़ी बात तो यही है, अगर हमें कंपनी शुरू करनी है, अगर हमें इंडस्ट्री बनानी है, अगर हमें किसी भी तरीके की डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए हमें लैंड की जरूरत पड़ेगी। ये जमीन बिहार में हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि वहां की जमीन उपजाऊ जमीन थी, इसीलिए वहां की 56% जो जमीन थी वो खेती के लिए थी और इसीलिए वहां की 80% पॉपुलेशन सिर्फ खेती पर डिपेंड है। सबसे पहला तो यही है कि वहां के लोग खेती पर डिपेंड हैं और जो उनकी खेती जिस जमीन पर है वो उस जमीन को देना नहीं चाहते। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास इतने बड़े बड़े भी खेत नहीं है कि एक खेत में आपकी इंडस्ट्री बन जाएगी या कंपनी बन जाएगी। लोगों के पास खेती के टुकड़े हैं जिसकी वजह से अगर कोई भी एक कंपनी बनानी है तो कम से कम आपको 15 से 20 लोगों के खेत लेने पड़ेंगे, तब आप एक इंडस्ट्री शुरू कर पाओगे। तो कम से कम 5 हेक्टेयर लेने के लिए भी आपको 15 से 20 लोगों से बात करनी पड़ेगी और उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन एग्री हो रहा है, कौन नहीं एग्री हो रहा। तो ऐसे में ये प्रोसेस काफी ज्यादा टाइम टेकन हो गया था। अब बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन ना एंटर होने के पीछे इकोनॉमिस्ट का कहना यह भी है कि वहां की बैड बिजनेस हिस्ट्री। बिहार के पहले की बात करें तो बिहार चीनी और चावल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था, लेकिन कुछ साल पहले करीब 3000 मिल्स में से 2000 मिल्स बंद हो गई।
और इसके पीछे के क्या रीजंस हैं? इसके पीछे के रीजंस हैं मल्टी करोड़ स्कैम, और आज के टाइम पर सिर्फ 610 मिल्स ही रह गई हैं। काफी कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने स्कैम किया, मल्टी करोड़ का स्कैम किया। कुछ कंपनीज ने घोटाला किया और कुछ कंपनीज को गवर्नमेंट ने हड़प लिया। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। 1952 में कई किसानों ने अपनी जमीन एक प्राइवेट कंपनी को दी जिसका नाम वर्सलीगंज शुगर था, और वो स्टैब्लिश हुई। उसके बाद 1972 में उसको गोल्ड से भी नवाजा गया। बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन इस मिल पर कब्जा कर लेती है और जैसे तैसे करके वो जिस भी हालत में इस मिल को चलाती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि ये कंपनी 1993 में बंद हो जाती है। तो ऐसे ही करके धीरे धीरे करके सारी इंडस्ट्री बंद होती गई। कई में मल्टी करोड़ स्कैम हुए, कई पर कब्जा कर लिए गए, और धीरे धीरे करके बिहार में इंडस्ट्री ग्रोथ कम होती गई। नेक्स्ट इसमें पॉइंट ये है वीक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, यानी कि गवर्नमेंट जो थी, बिहार की गवर्नमेंट, वो नई नई पॉलिसीज लेकर आती थी। उन पॉलिसीज में लोगों को सब्सिडी, लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड कराती थी, लेकिन जब इन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का टाइम आता था तब गवर्नमेंट उस चीज को नहीं करती थी। तो ऐसे में कंपनीज को निराशा मिलती थी। जो भी कंपनीज इन पॉलिसी के बेसिस पर बिहार में आती थी, उन कंपनीज को काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिलती थी। 2015 में पोस्ट प्रोडक्शन पॉलिसी करके एक पॉलिसी आई जिसमें उन्होंने ये कहा कि पहले इंडस्ट्री स्टैब्लिश करो बिहार में, उसके बाद आपको सब्सिडीज और बेनिफिट दी जाएंगी। लेकिन बिहार के पास रिकॉर्ड को देखते हुए कोई भी इस पॉलिसी को नहीं माना और किसी ने भी इस पॉलिसी के बेनिफिट नहीं लिए। उसके बाद 2017 में बिहार स्टार्टअप फंड भी लेकर आई। 500 करोड़ का फंड देने के लिए रेडी थी, लेकिन जब फंड देने की बात आई तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और कंपनीज को फंड नहीं मिला। अब यहाँ पर देखा जाए तो क्लियरली बिहार की गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही। वो खुद नहीं चाहती कि वहां पर ग्रोथ हो, वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, और इसी रीजन की वजह से काफी कंपनीज और काफी इंडस्ट्रीज वहां पर स्टैब्लिश नहीं हो रही। लास्ट है डर्टी पॉलिटिक्स। अगर हम इतिहास की बात करें तो हमेशा से ही बिहार में राजनीति जातिवाद का मुद्दा नहीं बना है, और लालू यादव जी मुख्यमंत्री के पद पर आए और लोगों के बीच में और क्रेज बढ़ गया, और ऐसे में वो लोगों को विकास की जगह अपने सम्मान दिलाने पर ज्यादा फोकस कर रहे थे, और ऐसे में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो धीरे धीरे करके पूरी तरीके से खत्म हो गया। और इस राजनीति का नतीजा ये निकला कि डेवलपमेंट धीरे धीरे करके खत्म ही हो गया, और ये उनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं रहा। और अब बिहार में आपको पॉलिटिक्स काफी देखने को मिल जाएगी, लेकिन वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन मुद्दे को बहुत कम लोग उठाते हैं। तो आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये थी पूरी इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से बिहार जो है उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि रीजंस यही हैं। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और अपने दोस्तों और फैमिली को ये वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।